सॉल्यूशन का जितना भी पोर्शन अभी आपका बचा हुआ है उसमें आपको आइडियल सॉल्यूशन का और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पता ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम आगे करेंगे उसमें सबसे पहले मैं यही वर्ड बोलूंगी कि हम ये सॉल्यूशन आइडियल ले रहे हैं या नॉन आइडियल ले रहे हैं। तो ये नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका। और इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को रोल्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था। कौन सी लॉ की बात कर रही हूँ? रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ का जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप आइडियल सॉल्यूशन को या नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो रोल्स लॉ का लेक्चर देखे, उसके बाद ही हमारा ये आज वाला लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अभी हम यही सोच के कि भाई सब आप देख चुके हो, तो उसके बाद हम रोल्स लॉ के बाद ये आगे टर्म स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की बात हो रही है, कहीं पर भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर सॉल्यूशन वर्ड दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वहां पर मिक्सचर ऑफ केमिकल्स की बात हो रही है वहां पर, कि मतलब आपने किन्हीं दो केमिकल्स को मिक्स किया है, जो भी नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनको मिक्स किया है, उसके बाद सॉल्यूशन बन गया है। अब वो सॉल्यूशन आइडियल कब होगा या नॉन आइडियल कब होगा, ये चीज आपको डिफाइन करनी है। और ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट रेफरेंस होता है रोल्स लॉ, क्योंकि अगर कोई भी दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिक्स किया जाए उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है, या तो वो सॉल्यूशन आइडियल होता है या तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता है। मतलब दो ही कैटेगरी में जा सकते हैं, या तो आइडियल की कैटेगरी में जाएगा या नॉन आइडियल की कैटेगरी में जाएगा। अब बात आती है कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा और कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। एक ही लाइन में आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो कि जो सॉल्यूशन, ये जो भी हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, जो सॉल्यूशन हमारा रोल्स लॉ को ओबे करता है, वो सॉल्यूशन हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। कौन सा बोला? विच ओबेज, which solutions are obey Rolle's law. Rolle's law वो हमारे सॉल्यूशन कौन से होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर ये है तो इसका मतलब आप तब तक डिफाइन नहीं कर सकते रोल्स लॉ को जब तक आपको, सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपको रोल्स लॉ का नहीं पता होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रोल्स लॉ का। तो रोल्स लॉ आपका क्या कहता है? आपने 2-3 स्टेटमेंट्स की थी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने बेसिक रोल्स लॉ की थी, फिर उसके बाद तो लॉबरिंग और रिलेटिव लॉबरिंग की फॉर्म में पढ़ा था। तो बट बेसिकली हमारी रोल्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, किसी भी कंपोनेंट का, मतलब आपने जो भी सॉल्यूशन बनाया है उसमें से किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो आपका इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। यहाँ पर ये क्या क्या थे? पीए मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए को, और पी नोट ए किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मेरा कंपोनेंट ए, अब ये ए कंपोनेंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अगर ये कहें कि हम किन्हीं दो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज को मिक्स कर रहे हैं, सपोज करो आपने एक ए को मिक्स किया, एक आपने बी को मिक्स किया और सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। तो सॉल्यूशन फॉर्म में होने के बाद इसमें ए टाइप की स्पीसीज भी है, एंटिटीज भी है, या यहाँ पर बी टाइप की एंटिटीज भी हैं। तो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों इन्वॉल्व है मेरे सॉल्यूशन के अंदर। तो उसने यहाँ पर बात की कि वेपर प्रेशर, रोल्स लॉ के
P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर ये XA क्या है, XA आपका है मोल फ्रैक्शन। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही डिफाइन किया था कि मोल फ्रैक्शन, जब हमने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन की फॉर्म में बात की थी तो वहां पर हमने मोल फ्रैक्शन को भी डिफाइन किया था। और मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, अगर ये XA की बात कर रहे हैं तो XA मेरा किसके इक्वल होता है, NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। अभी तक आप सभी को पता भी होगा NA और NB यहाँ पर क्या है, क्योंकि N टर्म को हम पहले भी यूज कर चुके हैं मोलैरिटी नॉर्मैलिटी में भी। N क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करता है N आपका। तो N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो Na रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट, NB रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट। और अगर आपको XA की बात करनी है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A की अगर आपको बात करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट आता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर दो ही कंपोनेंट इन्वॉल्व थे तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ गए, तो डिवीजन में वो रहेंगे। यहाँ से हम XA कैलकुलेट कर सकते हैं, और XA अगर हमें पता चल जाए और प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अगर आपको पता हो तो आप किसी भी कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो थी रोल्स लॉ की स्टेटमेंट। जैसे आपने A पर अप्लाई किया रोल्स लॉ को, इसी तरह से B पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो PB किसके इक्वल हो जाएगा, XB इंटू P नॉट B के बिल्कुल सेम वे में। और यहाँ पर PB क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो यहाँ से हमने रोल्स लॉ के बेसिस पर कहा कि जो भी सॉल्यूशन मेरा इस इक्वेशन को फॉलो करता है या इस इक्वेशन को ओबे करता है वो सॉल्यूशन तो मेरा कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। और अगर वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा तो वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा। अभी हम जस्ट आइडियल को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में जो भी हम आइडियल के लिए बातें बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तो वो कंडीशंस हमारी आइडियल के लिए हो जाएंगी। और जो सॉल्यूशन उन कंडीशन पर एप्लीकेबल नहीं है वो हमारे नॉन आइडियल की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो अभी आइडियल को आप अच्छे से समझिए। तो आइडियल में सिर्फ एक पहली स्टेटमेंट यही दी, मतलब आइडियल सॉल्यूशन हम उसी को कहेंगे जो सॉल्यूशन हमारा रोल्स लॉ को ओबे करेगा। रोल्स लॉ हमें पता था, रोल्स लॉ की स्टेटमेंट ये थी। तो रोल्स लॉ की अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो वहां से ये सॉल्यूशन, कोई भी जो भी सॉल्यूशन आपके सामने गिवन हो, अगर वो एक स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब देखिए, ये तो हमारी एक कंडीशन हुई, इसके अलावा भी हमारी कंडीशंस हो सकती हैं। एक सेकेंड, इसके अलावा भी हमारी कंडीशंस रहेंगी। और वो कंडीशंस आपकी क्या है, इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो आपको समझ आ गई है सभी को कि वो रोल्स लॉ ओबे करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या रहेगी, नेक्स्ट है कि जो भी हमने कंपोनेंट A और B को मिक्स किया है उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन फॉर्म किया उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होनी चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम का मतलब क्या, कि इसका खुद का कोई ये जो हमारे A टाइप का कंपोनेंट है या B टाइप का जो भी कंपोनेंट है, जब ये मिक्स नहीं हुए हैं, जब इनका सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हुआ है, उस टाइम पे भी तो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होगी ना। इसके पार्टिकल में इंटरेक्शन, एक दूसरे की क्लोजिंग इंटरेक्शन जो भी है वो होगी, A की सेपरेट, B की अपनी सेपरेट होगी। बट जब हमने इसको मिक्स कर दिया तो इसमें हमारे सॉल्यूशन के अंदर A कंपोनेंट भी है और B कंपोनेंट भी है। तो दूसरी कंडीशन हमारी आइडियल सॉल्यूशन के लिए रहेगी कि आइडियल सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जो कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन में, जो ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल या इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल कहो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction सेम रहे सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल कह लो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम रहे किसके, इन प्योर स्टेट कंपोनेंट के, प्योर स्टेट कंपोनेंट के इंटरेक्शन के। सुनो अब क्या बोला मैंने, सेकेंड कंडीशन किसी भी आइडियल गैस के लिए या आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या रहती है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद, जब आपने सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल जो है, मतलब वो जो एक दूसरे के साथ जिस फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं या उसको यूं कह लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, वो सेम रहे किसके, प्योर स्टेट कंपोनेंट इंटरेक्शन के। कि अगर वो प्योर स्टेट में है मतलब ए सेपरेट था, बी सेपरेट था और ए बी टाइप का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन अभी बॉन्डिंग मत लगाना, ए बी टाइप का सॉल्यूशन है, उसमें भी पार्टिकल की इंटरेक्शन, इसमें भी पार्टिकल की इंटरेक्शन और इसमें भी पार्टिकल की इंटरेक्शन जो है, जो यहाँ पर एक एक पार्टिकल्स की इंटरेक्शन है वही यहाँ पर भी मिले, जो यहाँ पर बी की इंटरेक्शन है वही हमारी यहाँ पर भी मिले, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी केसेस में सेम होना चाहिए। मतलब ए का सेपरेट होगा, खैर बी का सेपरेट होगा, बट यहाँ पर ए और बी में यहाँ पर भी जो इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो यहाँ पर भी सेम रहे, तभी वो सॉल्यूशन जो बन रहा है, जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर आइडियल में नहीं आएगा तो अंडरस्टूड है फिर वो किस में आ जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हुई उसकी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमने रोल्स लॉ किया कि जो भी हमारा सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन हमने कर ली है कि भाई पार्टिकल्स की इंटरेक्शन जो है वो सेम रहनी चाहिए बिफोर सॉल्यूशन मिक्स, मतलब बिफोर सॉल्यूशन मेकिंग के भी और आफ्टर सॉल्यूशन मेकिंग के भी हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम रहना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ये हुई। थर्ड कंडीशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड है आपका ऑन मिक्सिंग नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। अभी एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब डेल्टा वी जो है वो जीरो होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम जो है जीरो होना चाहिए, एक तो ये। और सेकेंड इसी में है ऑन मिक्सिंग there is no change in enthalpy, there is no change in enthalpy। मतलब enthalpy क्या, डेल्टा एच का जो चेंज है वो भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का करिए, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर भी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये भी हमारा इक्वल टू जीरो अगर रहता है तो वो सॉल्यूशन मेरा आइडियल होगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन आइडियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखो क्या कहा इन्होंने, यहाँ थर्ड कंडीशन की फॉर्म में क्या बात बोली गई कि अगर मैंने ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो यहाँ पर ए का अपना वॉल्यूम होगा, बी का अपना वॉल्यूम होगा। ये दोनों वॉल्यूम्स को जब ऐड किया जाएगा और सॉल्यूशन फॉर्म किया जाएगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। दैट मीन्स डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। अब सपोज करो ये मेरा 25 ml सॉल्यूशन है, ये भी मेरा 25 ml सॉल्यूशन है। हमने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये मत कर देना कि यहाँ पर भी 25 ही बनेगा, नहीं 25 कैसे बन सकता है, जब आप दो 25 के सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हो तो 25 थोड़ा ना बन जाएगा ये, मतलब सेम, कभी ये सोचो कि सेम वॉल्यूम होगा। आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, इनके ओवरऑल जो हमारा एडिशन के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए वो सेम रहे। मतलब यहाँ पर हमारा 50 ml सॉल्यूशन हमें मिल जाए, 50
कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो 50 ही बनेगा। आप लैब में भी करके देखते हो, मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके फिर उसके बाद ऐड करते हो, तो आप यही सोचते हो ना कि भाई हमने इतना सोल्यूशन ले लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमने जितना ऐड किया उतना ही हमें मिल रहा है। ये सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब आफ्टर मिक्सिंग ये हमारा सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब मिक्सिंग के टाइम पर रिएक्शन नहीं हो रही, ये जस्ट एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, बट एंडोथर्मिक मिक्सिंग भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक मिक्सिंग भी हो सकती है। इसका मतलब वहां पर हीट अब्सॉर्ब भी की जा सकती है मिक्सिंग के लिए और हीट इवॉल्व भी हो सकती है सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हमारा प्रोसेस चला जाए सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन फॉर्मेशन का, तो उस टाइम पे या तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है या मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, मतलब 50 ना रहती या तो 49 की, मतलब 49 48 के उसमें चला जाएगा, या 51 मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। तो ये अगर सॉल्यूशन जितना हमने लिया वॉल्यूम उतना ही हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, आइडियल की कैटेगरी में जस्ट जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज डिफाइन करने वाली नहीं है ना कि आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए अभी से पहले हम दो कंडीशंस कर चुके हैं, रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है, मतलब सबसे पहले तो हमें रोल्स लॉ को चेक करना है कि रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो वहां से हमें पता चलेगा कि आइडियल की कैटेगरी में जा सकता है। अगर वो वहां ओबे कर जाता है, फिर हम सेकंड स्टेप पर आएंगे। सेकंड स्टेप ने क्या कहा, पार्टिकल का इंटरेक्शन जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर इंटरेक्शन सेम रहता है तो वो सेकंड स्टेप को भी फॉलो कर गया, आइडियल की कैटेगरी में चला गया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे चेक करो कि अगर मिक्सिंग के बाद हमारा वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है तो वो आइडियल की कैटेगरी में हो सकता है। बट फोर्थ कंडीशन भी है साथ ही साथ कि मिक्सिंग के बाद आपका एंथैल्पी चेंज भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा हीट का चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या रहे, जीरो रहे, मतलब हीट का भी ट्रांसफर ना हो, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नहीं होगा, तभी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। देखो अगर एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा, तो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों ही नहीं है, ना हीट अब्सॉर्ब हो रही ना हीट इवॉल्व हो रही, तो मतलब हीट में भी चेंज नहीं आ रहा, मींस एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एंथैल्पी में भी चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या रहेगी, जीरो। तो अगर ये चार कंडीशंस आपने देखी हैं, ये तो चाहिए उसमें पार्ट में मान लो, बट चार बेसिकली कंडीशंस देखी हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई भी हमारे कंपोनेंट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इन चार कंडीशन को ओबे करते हैं तो वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होंगे, और इनको ओबे नहीं करते हैं तो वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो आइडियल को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। आइडियल में फर्स्ट रोल्स लॉ, सेकंड इंटरेक्शन वाला, थर्ड वॉल्यूम, और फोर्थ हमारा मिक्सिंग चेंज भी जो है वो, सॉरी एंथैल्पी चेंज जो है वो भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन हो जाता है कंप्लीटली। अब हम अगर बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, वो तो सिर्फ इसका ऑपोजिट ही लिखना है, क्योंकि आइडियल को अगर आप डिफाइन कर चुके हो तो आइडियल अगर आपके सामने ये हो गया है कि भाई आइडियल है या नहीं है, तो उससे हमें साफ पता चल जाएगा कि ये नॉन आइडियल की कैटेगरी में जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन आइडियल की कैटेगरी में नहीं जा रहा सपोज, तो वो आइडियल की कैटेगरी में नहीं है, तो वो डेफिनेटली नॉन आइडियल की कैटेगरी में होगा। तो नॉन आइडियल के लिए देखिए, सिर्फ अब तो हमें वर्डिंग्स में लिखना है, यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में लिख देते हैं। ये देखिए, फर्स्ट डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। सेकेंड, पार्टिकल्स इंटरेक्शन, पार्टिकल्स इंटरेक्शन are not same, particle interaction are not same, not same for solution, for solution and pure component, pure components। और नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या था, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। वहां पर क्या था आइडियल के केस में, इक्वल टू जीरो, यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग
इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये चारों कंडीशंस को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। रोल्स लॉ को भी ओबे नहीं करेगा, पार्टिकल इंटरेक्शन भी सेम नहीं होगा, और हमारा वॉल्यूम का मिक्सिंग पर भी मतलब वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, और अगर आपका एंथैल्पी में भी चेंज आ रहा है तो वो सॉल्यूशन आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और जनरली हमारे सभी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन आइडियल ही होते हैं। बहुत कम क्या कोई सॉल्यूशन ऐसा होता ही नहीं कि हम उसको आइडियल की कैटेगरी में रख दें। अगर हम इन जनरली कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा नॉन आइडियल की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होगी जिसकी वजह से वो आइडियल बिहेवियर से शिफ्ट करके और नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ आ जाता है। तो ये रहा आपका नॉन आइडियल और आइडियल की एक्सप्लेनेशन की आइडियल सॉल्यूशन किनको कहते हैं या नॉन आइडियल सॉल्यूशन किनको कहते हैं। तो ये तो हमारा क्राइटेरिया रहेगा आइडियल को और नॉन आइडियल को डिफाइन करने का। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, बट हम नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन करेंगे किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। मतलब आपने डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, जस्ट ये टर्म्स बोल दिए यहाँ पर, जस्ट डिफाइन किया है। वहां पर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कंडीशंस हमारी जो भी हमने कंडीशंस अप्लाई की हैं वो हमारी थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है भी या नहीं है। तो आइडियल के केस में हम जस्ट एक्सप्लेन करेंगे, नॉन आइडियल के केस में उसी का ऑपोजिट हो जाता है, तो हमें नॉन आइडियल का पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको थर्मोडायनेमिकली इनके एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।